हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। मैं कुछ आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के आई बटन में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और ये ऐसे प्रश्न है कि परीक्षा में लगा हर साल पूछे जाते हैं। तो चैप्टर 2 देखने के बाद आपको चैप्टर 1 भी देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए चैप्टर 1 भी देख लेना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अम्ल, क्षार और लवण, ये तीनों हैं अभी तो फिलहाल में, इनको देख लेते हैं। पहला है अम्ल। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल नीले लेटेक्स पत्र को लाल कर देता है। एग्जाम्पल के लाने HCl, H2, H2SO4 आदि। और क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे कसैले होते हैं, इन्हें क्षार कहते हैं। क्षार लाल लेटेक्स पेपर को नीला कर देता है। NaOH, KOH। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ। कन्फ्यूजन होती है कौन लाल होता है, कौन नीला होता है, कौन लाल लेटेक्स को नीला करता है, कौन नीला लेटेक्स पत्र को लाल करता है। तो इसका ट्रिक है क्या? अनिल। आ से क्या होगा? अम्ल। ना से क्या होगा? नीला, नीला लिटमस पत्र। और ला से क्या होगा? लाल। यानी कि अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और क्षार होगा, क्षार इसका विपरीत हो जाएगा। क्षार क्या होगा? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या? क्षार। मुझे आशा है कि मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। आप कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा अम्ल और क्षार को पहचानने में, कौन सा लेटेक्स पत्र किस प्रकार का रंग देता है। ठीक है, अब लवण देख लेते हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया करने से बने उत्पाद को लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर जो क्रिया कहते हैं उससे क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। अम्ल प्लस क्षार और एरो फिर क्या बन गया? लवण और जल। ये क्वेश्चन OT में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसे ध्यान रखना अच्छे से, और इनकी परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सरल है। अब गंधीय सूचक। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम से बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम या अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम होगा तो इनकी गंध क्या आएगी? बदल जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। कुछ भी गंध आ जाएगी, ये पता नहीं कौन सी आएगी। जैसा परिवर्तन होगा वैसी गंध बदल जाएगी, उसके विपरीत हो जाएगी। तो क्या हो जाता है? गंधीय सूचक कहलाते हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कौन गंधीय सूचक है और कौन नहीं। तो ये इसका अम्ल की धातु के साथ क्रिया कर रहे हैं तो H2SO4 प्लस Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक क्रिया कर रहे हैं तो ZnSO4 प्लस H2 हमें मिल रहा है। अब धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया है। ये 3 अभिक्रियाएं हैं, इन्हें आप अच्छे से याद रख लीजिए। पहली है M2CO3 और MsCO3 प्लस HCl की हो रही है तो ये बन रहा है। Na2CO3 प्लस 2HCl की हो रही है तो ये बन रहा है। और NaHCO3 और प्लस HCl की हो रही है तो NaCl प्लस H2 प्लस CO2 ये बन रहा है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जब इस प्रकार उत्पादित CO2 को परख नली में भरें और CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रभावित किया जाता है तो CaOH2 का रंग दूधिया हो जाता है। तो CaCO3 के बनने की क्रिया होती है। दूधिया किस कारण हो जाता है रंग? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये देखिए, अभिक्रिया होने के बाद ऐसा परिवर्तन आ जाता है। यदि अधिक देर तक CO2 को प्रभावित किया जाए तो निम्न अभिक्रिया होगी। CO2 को ज़्यादा देर तक प्रभावित किया जाए तो अभिक्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। अभिक्रिया कैसी हुई फिर? ये वाली अभिक्रिया हुई फिर। इसके उदाहरण को चूना पत्थर, खड़िया, चौक, संगमरमर आदि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप होते हैं। अब उदासीन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, हाँ देख लीजिए अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या होता है? लवण और जल बनते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल HCl हो गया, क्षार NaOH हो गया, लवण NaCl हो गया और जल H2 हो गया। ये होगा इसका उदाहरण। बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपका चैप्टर 2 फुल कंप्लीट, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया लेते हैं। धातु ऑक्साइड क्या हो गया 2HCl, अम्ल क्या हो गया CuO ये रहा, और लवण क्या हो गया CuCl2, और जल क्या हो गया H2O। कॉपर क्लोराइड बनने के कारण विलयन का रंग नीला हरित हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन गया कि किसके विलयन के, किसके कारण कॉपर, हाँ या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण विलयन का रंग किस प्रकार का हो जाता है, नीला हरा हो जाता है, नीला लाल हो जाता है, नीला गुलाबी हो जाता है, किस प्रकार का हो जाता है। तो हमें क्या लिख देना है कि कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है। धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं व धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कि धातु ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं। तो धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और धात्विक ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं, धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब क्षार की धात्विक अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड ये रहा है, ये इसकी अभिक्रिया हो रही है, CaCO3 + H2O बन रहा है। अब क्या तनुकरण देख लेते हैं। तनुकरण क्या होता है, अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O + OH प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इसे ही तनुकरण कहते हैं। क्या होता है, अम्ल या क्षार में जल मिलाने पर, अम्ल या क्षार होते हैं ना, उनमें जल मिलाने पर आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो, आयनों की सांद्रता की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इसे तनुकरण कहते हैं। इससे अम्ल क्षार तनुकृत हो जाते हैं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल देख लेते हैं। ये तनुकृत हुए अम्ल है। पहला है प्रबल अम्ल, वे अम्ल जो अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, वे अम्ल जो कम संख्या में H+ आयन देते हैं दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। अब अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब वर्षा के जल की pH मान 5.6 से कम हो जाती है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कि जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाती है तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और OT में ऐसा ही बन सकता है कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, तो हमें लिख देंगे अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है, या फिर 5.6 होता है। जैसा उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे उस हिसाब से हम टिक कर देंगे। अब कुछ पदार्थों के pH मान है तो जरूरी है ये pH मान आपको याद करना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। जठर रस का pH मान क्या होता है 1.2, नींबू का रस का pH मान क्या होता है 2.2, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है 7, उसे उदासीन भी कहते हैं 7 को। रक्त का pH मान क्या होता है, हाँ ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, 7.4। लगभग पूरे जितने हैं सभी मोस्ट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH2 का pH मान कितना होता है 10, और सोडियम ऑक्साइड विलयन का pH मान क्या होता है लगभग 14 के आसपास होता है। कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, अब ये हैं कुछ प्राकृतिक स्रोत, और इनसे क्या प्राप्त होगा हमें, ये प्राकृतिक स्रोत दिए हुए हैं और इनकी सहायता से हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो एक बार फटाफट जल्दी से, और PDF चाहते हो ना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहला है सिरका, सिरका से हमें क्या प्राप्त होगा, कौन सा अम्ल प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। अब दूसरा है संतरा, संतरा से हमें सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इमली, इमली से हमें क्या होता है टार्ट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। OT में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। खट्टा दूध से क्या प्राप्त होता है, दही से लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू से ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। चिंटी के डंक से मेथेनक फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। और नेटल का डंक से क्या प्राप्त होता है हमें, मेथेनॉक अम्ल प्राप्त होता है। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर क्षार अभिक्रिया, ये आ गया आपके चैप्टर 2 का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन। आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, सो थोड़ा टाइम और दीजिए इस वीडियो को, फिर आपकी छुट्टी। तो पहले देख लेते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन में उसमें हम विद्युत प्रभावित कर रहे हैं। ये देख लीजिए, मान लीजिए बीकर है, कुछ भी है, इसमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसमें हम विद्युत प्रभावित कर रहे हैं।
वियोजित होकर क्लोरीन सोडियम क्लोराइड उत्पन्न करता है। विद्युत प्रभावित हो रही है, उसके बाद में ये वियोजित होगा और क्या क्लोरीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करेगा, तो यह क्रिया को ही हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, या फिर ये इस प्रकार पूछ सकते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। और ये देख लीजिए, इसमें से एक कोटि आपको यह बन सकती है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर क्या उत्पन्न करता है, क्लोरीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। या फिर इस प्रकार से बन सकती है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर वियोजित होकर क्लोरीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, या किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह क्लोर क्षार प्रक्रिया है, क्लोर क्षार अभिक्रिया या क्लोर क्षार प्रक्रिया बोल सकते हैं, या फिर क्लोर क्षार अभिक्रिया कैसे कहते हैं, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये आपका उदाहरण है, तो उदाहरण को आप देख लीजिए अच्छे से। क्लोरीन गैस Cl2 एनोड पर व हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। उपरोक्त क्रिया से उत्पन्न उत्पाद के प्रयोग निम्न है। ये हमने क्रिया की है, ये देखिए 2NaCl + 2H2O इस प्रकार क्रिया की है, उससे जो कुछ उत्पाद बन रहे हैं उनके नाम है। H2 से क्या बनेगा, ईंधन, मशीन, खाद के लिए अमोनियम निर्माण में। अब फिर Cl2 से बनेगा, उसके बाद में फिर NaOH से बनेगा। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें कुछ समझाने को तो कुछ है नहीं, तो मैं आपको पढ़ के बताऊं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही आप समझदार है, मुझे पता है। अब व्यंजक चूर्ण का निर्माण। व्यंजक चूर्ण का निर्माण क्या है, CaOH2 + Cl2 CaOCl + H2O। ये क्या हो गया, व्यंजक चूर्ण के निर्माण का ये सूत्र हो गया। अब इसके उपयोग लिखना है। उपयोग क्या है, कपड़ों के व्यंजन में, रासायनिक उद्योगों में, अपचायक के रूप में, पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, रोगाणुओं से मुक्त कराने के लिए, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए और रोगाणुनाशक के रूप में। ये होगा आपके 4 पॉइंट। आप क्रिस्टल जल पढ़ते हैं, फिर ये प्लास्टिक और पैस, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्या होता है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट CuSO4 + SH2O यानी 5H2O के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या 5 होती है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CuSO4 + 0.2H2O, CuSO4 इंटू नहीं, पॉइंट बोलेंगे, इंटू नहीं बोलेंगे, 0.2H2O ये है, ये जिप्सम का है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CuSO4 0.1/2H2O। तो ये दोनों है ना, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं OT में। अब देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 343 केल्विन पर या 343 के पर गर्म करने पर है जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फर अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे ही पॉप कहते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इसमें से आपको एक और OT नंबर ये मिल रहा है कि यदि जिप्सम को 343 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग कर किस में परिवर्तन हो जाता है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाता है। और दूसरा OT क्वेश्चन ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, तो ये रहा CuSO4 0.1/2H2O। इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग भी आपके 4 नंबर में कभी कभी आ जाते हैं, या फिर 4 नंबर ना आए तो OT में पूछ लेते हैं। कोई सा भी उपयोग दे दिया है, किसका उपयोग, कौन से उसका उपयोग है, तो ये देख लीजिए। पहला है टूटी हुई हड्डी को सही जगह स्थिर बनाने में, मूर्ति निर्माण में, खिलौने निर्माण में और पुनः जिप्सम निर्माण में। तो ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन आंसर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, 10th क्लास वालों में। मिलते हैं अगली वीडियो में।